हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो आपका एसएससी जेडी का एग्ज़ाम आने वाला है, फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने क्या किया है, आपके लिए जीडी का जो मैथ्स है दोस्तों, तो उसका हमने रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया मैथ्स का। और इसमें हमारी दोस्तों इसी की सीरीज़ को पूरे करते हुए 5 क्लास हमारी इस पर हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 21 क्लास का दोस्तों टारगेट रखा है। आपके एग्ज़ाम तक हम दोस्तों 21 क्लास आपकी करा देंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपका रिवीजन अच्छा हो सके और आप एग्ज़ाम में थोड़ा बेहतर कर सको। तो हमारी दोस्तों इस सीरीज़ में 5 क्लास तो हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए छठी क्लास इस पर लेकर आया हूँ। तो छठी क्लास हमारी इस पर स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। इससे पहले जो 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं, उम्मीद करता आपने देखी होंगी, पसंद की होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों आज की मैं अपनी छठी क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कीजिए, ये जो चैनल का लिंक है हमारा उसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो सेशन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं आपके लिए। तो आज का देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x तथा y एक संख्या के 2 अंक इस प्रकार हैं कि ये 80 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाते हैं, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? इसका हमें मान बताना है दोस्तों। x प्लस वाई का हमें क्या बताना है? मान बताना है। ठीक है, x प्लस वाई का मान हम तभी बता पाएंगे दोस्तों जब हमें यहाँ पे x और y का मान पता होगा। तो होगा क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नंबर हमारा 80 से डिवाइड होता है दोस्तों, तो वो नंबर हमारा 10 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ हमें इस क्वेश्चन में 10 और 8 की क्या लगानी है दोस्तों? डिविजिबिलिटी लगानी है। तो हमें यहाँ से आसानी से x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 से दोस्तों वही नंबर कटेगा जिसका पीछे का अंक जो क्या होगा, इकाई का जो अंक होगा आपका वो क्या होगा? 0। ठीक है दोस्तों, 10 से वही नंबर कटता है जिसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या होता है, जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। वही नंबर हमारा क्या होता है? 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए y का मान मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे। अगर ये नंबर पूरा नंबर आपका 80 से कटता है तो ये 10 से भी कटेगा। अगर 10 से कटेगा तो इसका y का मान कितना होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ से हम इसका y का मान क्या ले सकते हैं? 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों? x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, बस ये हमें फाइंड करना है। चलिए, तो x का मान हम निकालेंगे दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी के रूल से। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? यदि पीछे के 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या पूरी आपकी 8 से डिवाइड हो जाती है। और इसमें तो बोला भी गया है दोस्तों ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x का कम से कम मान लेना है जिससे हमारा ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए आप मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे x का मान कम से कम क्या ले, तो x की वैल्यू कम से कम क्या ले ताकि हमारी ये नंबर क्या हो जाए? 8 से पूरी कट जाए। ठीक है, तो 3 4 7 के आगे कम से कम यहाँ पे क्या ले? y का मान तो पहले ही 0 आ चुका है, तो y की जगह तो 0 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर डालूँ ताकि ये नंबर हमारा 8 से पूरा कट जाए? तो 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों जिससे 7 के बाद आने पर ये नंबर हमारा 8 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे 2, तो आप बिल्कुल सही बोलोगे दोस्तों। 7 के पीछे अगर 2 लगा दें तो ये 72 बन जाएगा, और 72 हमारा 8 से पूरा क्या होता है दोस्तों? डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारा यहाँ पे जो x का मान होगा वो कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो y का मान 0 हो गया, x का मान 2 हो गया। अब जो हमें बताना है दोस्तों x प्लस वाई बताना है, तो x प्लस वाई हमारा कितना बनेगा? ठीक है, तो 2 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 2, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर बन गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा इसको। आगे भी आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से डिविजिबिलिटी लगाकर इसको सोल्व करना होगा। चलिए, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है, 60 और 80 के बीच। तो दोस्तों आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको पता होगा, मैं भी आपको बता देता हूँ एक बार। वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से या एक से कटे कहलाती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कहलाती हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे वही संख्या लेनी है जो अपने आप से कटें, किसी और से ना कटें, केवल एक से ही अपने आप से कटें, वे सभी संख्या हमें लेनी है। उनका हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों उनका योगफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 60 और 80 के बीच पहले हम क्या पता करेंगे, कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो 60 के बाद दोस्तों क्या आता है, 61 आता है, एक नंबर हमारा 61 हो जाएगा। उसके बाद आता है 67, ये हमारा अभाज्य नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 71 आएगा। इसके बाद 73 आएगा जो अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आपका 79 आएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो 5 नंबर हैं, ये 60 और 80 के बीच ऐसे नंबर हैं दोस्तों जो प्राइम नंबर होते हैं, जो किसी से नहीं कटते, केवल अपने आप से ही कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं अभाज्य संख्या। तो ये हमारे सभी अभाज्य संख्या आ गई। अब हमें बताना है दोस्तों इनका योगफल। तो सभी अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। तो बस इसमें कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में दोस्तों, बस इनको जोड़ना है, हमें आंसर देना है। तो सावधानी के साथ जोड़ना है दोस्तों इनको। क्या होगा, 9 3 12, 12 और एक 13, 13 7 20 और एक 21, 21 का 1 हो गया दोस्तों, हासिल लगा 2 आपका। ठीक है दोस्तों, 6 और 6 12, 12 7 19, 19 7 26 दोस्तों, और 26 7 33 दोस्तों, और 33 और 2 35। इसका मतलब हमारा आंसर कितना बना दोस्तों, हमारा आंसर बना 351। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, हमने पहले 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या को लिखा है और उसका योगफल बना दिया। तो योगफल कितना बना, 351। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए लगाता हूं दोस्तों। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन दोस्तों। हर एग्जाम में आपका एवरेज का क्वेश्चन आते जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य मतलब औसत बताना है। दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि ऑप्शन हमारे यहाँ पे दशमलव के 2 अंकों के दिए गए हैं, तो हमें आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के केवल 2 अंकों तक ही हमें इसको सोल्व करना होगा। तो पहले तो पता कर लेते हैं दोस्तों कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। चलिए देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारी शुरुआत होती है अभाज्य संख्याओं की कहाँ से, 2 से दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, 5 7, उसके बाद दोस्तों 11, और 11 के बाद दोस्तों क्या आता है 13, और 13 के बाद आता है 17। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 19 और इसके बाद 23। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है। परंतु इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो 2 है, जब आप देख पा रहे हो ये 2, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये अपवाद है एक तरह से देखा जाए तो। ये हमारी सम अभाज्य संख्या में आती है दोस्तों, सम अभाज्य संख्या। ये हमारी क्या है दोस्तों, इकलौती सम अभाज्य संख्या है। इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसके अलावा जो भी संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं, वे सभी संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, विषम होती हैं। मात्र 2 को छोड़कर, हमारी जो मात्र 2 को छोड़कर बाकी जो संख्याएं सभी क्या होती हैं, विषम होती है, अभाज्य होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। यहाँ बात की गई है पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं की। तो दोस्तों हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 तो सम में आता है, हमें लेना है विषम। तो पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, तो 3। तो हमारी शुरुआत दोस्तों कहाँ से होगी,
हमारी शुरुआत होगी यहाँ 3 से। 3 से स्टार्ट करते दोस्तों। पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, उसके बाद 5, 7, ये बाकी सब विषम आएंगे दोस्तों, सारी की सारी विषम हैं। और हमें कितने नंबर लेने हैं दोस्तों यहाँ पे 7। तो 2 की यहाँ पे बात ही नहीं करनी है दोस्तों, अब 2 को हमें छोड़ना है क्योंकि 2 आती है सम अभाज्य संख्या में, ठीक है। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें यहाँ पे 19 तक लेनी है दोस्तों। 19 तक हमारे यहाँ पे 7 अभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी 7 विषम अभाज्य संख्या है पहली, ठीक है। स्टार्टिंग से 19 तक पहली 7 विषम अभाज्य संख्या, हमें बताना है इनका औसत। तो औसत क्या होगा दोस्तों, पहले इनका योगफल कर लेते हैं, उसके बाद पदों की संख्या से भाग करेंगे आप। तो पहले इनका योगफल बना लेते हैं दोस्तों। तो औसत होता क्या है दोस्तों, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है औसत दोस्तों, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, औसत बनाने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनका योगफल, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इनको दोस्तों। 19 और 11 दोस्तों कितने हो गए, 30, 13 और 17 30 दोस्तों 60 ही हो गए। तो 30 और 30 60 हो गए, 13 17 30, 11 19 30, 30 और 30 60, 60 और 7 67 दोस्तों, 67 और 5 दोस्तों कितने हो गए, 72, और 72 दोस्तों 3 कितने हो गए, 75 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टोटल बना दोस्तों कितना बना, 75 यानी 75, टोटल बना 75 दोस्तों। और हमारा यहाँ पे पदों का नंबर कितना है दोस्तों, पदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 7। पहले ही बोला गया है पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। जब आप 7 से दोस्तों इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, 7 ढाई 70 यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, 7 एकन 7, बचा 5 नहीं चलेगा, 5 के आगे 0 लगा लेंगे दोस्तों, 7 सत्ते 49, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 7 एकन 7। तो आपका दोस्तों 10.71 इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था इस प्रकार से क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए 10.71, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छे से अपना सिलेक्शन पाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत दोस्तों 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों जितना टेढ़ा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी उतना ही सीधा है। तो बस देखने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी संभावना है इस लैंग्वेज पर क्वेश्चन आने की। तो देखिए बोला क्या गया है दोस्तों, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो औसत है वो कितना है, 1 है। कोई संख्या तथा उसका व्युत्क्रम, ठीक है दोस्तों, यानी उसका रेसिप्रोकल। तो देखते हैं, यहाँ मैं मान लेता हूँ दोस्तों, इसका एक संख्या मान लेता हूँ x, ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है उसका व्युत्क्रम दोस्तों। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे 1/x ही तो होगा। x का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, 1/x। तो इनका दोस्तों क्या दिया है, औसत दिया है। x + 1/x का क्या दिया है, औसत दिया है। आप जानते हो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे x और इसका व्युत्क्रम 1/x का ये हो जाता है योगफल। अगर इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा इनका औसत, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दोस्तों। औसत कितना दे रखा है, 1। तो हमारे यहाँ से x + 1/x/2 किसके इक्वल है दोस्तों, 1 के बराबर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत 1 दे रखा है। तो योगफल कितना बनेगा, तो योगफल बनेगा दोस्तों इनका x + 1/x कितना बनेगा, तो x + 1/x कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इसकी जैसे वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, x + 1/x 2 के बराबर आ गया। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, इस संख्या का वर्ग, घन और 4 घात का औसत बताना है दोस्तों। हम इसका औसत तभी बता पाएंगे दोस्तों जब हमें यहाँ पे क्या पता होगा, x का मान पता होगा, ठीक है दोस्तों। वरना हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर x का स्क्वायर करोगे, x का क्यूब करोगे दोस्तों, तो आपको इसमें आपको x की फॉर्म में मान ही नहीं पता। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अंकों में,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान यहाँ पे क्या होगा वो हमें देखना है दोस्तों। चलिए, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि x अपॉन 1/x, मैंने आपको एक बार और बताया था पहले भी, x प्लस 1/x यदि आपका 2 के बराबर हो तो x की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, ताकि हमारा ये क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो आप बोलोगे x का मान क्या होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, x का मान 1 लेने पर x प्लस 1/x किसके बराबर आएगा, आपका 2 के बराबर आएगा। तो जहां में x दिखा दोस्तों वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं। तो 1 प्लस 1/1 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्ग, घन और 4 घात का एवरेज क्या होगा, इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, x का वर्ग, x का घन और x की पावर 4 दोस्तों। ठीक है, ये तो बन जाएगा दोस्तों इनका योगफल। जबकि हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है इनका औसत। तो औसत क्या बनेगा दोस्तों, आपका औसत बनेगा आपका योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया दोस्तों, x प्लस 1/x अगर हमारा 2 के बराबर है तो x बराबर क्या ले लेंगे आप यहाँ से, 1। ठीक है दोस्तों, तो आपको x की वैल्यू क्या लेनी है दोस्तों, 1 लेनी है। जहाँ जहाँ x है दोस्तों वहाँ पे 1 रखेंगे। और हमें बताना है दोस्तों एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा इनका, तो एवरेज हो जाएगा इनका योगफल बटे पदों की संख्या। तो पद यहाँ पे कितने दोस्तों, 1 2 3, तो 3 से आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो चलिए यहाँ पे इसका x का मान रख लेते हैं। x का मान मैंने आपको बताया 1 आएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है दोस्तों, 1 का वर्ग, 1 का क्यूब और 1 की पावर 4 अपॉन में 3। ठीक है दोस्तों, अब 1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा लीजिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, 1 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा लीजिए, 1 हमेशा 1 रहेगा, बदलेगा नहीं। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और 3/3 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन लगाना था आपको। संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल औसत दिया है 1, तो संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना बनेगा, 2 बन जाएगा दोस्तों। और 2 की सहायता से मैंने क्या किया दोस्तों, x की वैल्यू से फाइंड आउट कर लिया हमने। x प्लस 1/x 2 तभी बनेगा जब x बराबर 1 होगा। और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पे x बना दोस्तों, x का स्क्वायर, x का क्यूब, x की पावर 4 अपॉन में पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 पद बैठेंगे दोस्तों, 1 2 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, इसका सही आंसर आ गया 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका अभाज्य संख्याओं का ही औसत पूछा है इसमें। तो बताइए 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन सभी यहाँ पे दोस्तों दशमलव में है, पॉइंट्स में है, तो हमारा आंसर पॉइंट्स में ही आएगा। पहले हमें ये पता करना है दोस्तों 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 15 से छोटी। तो इसमें दोस्तों सम विषम की बात नहीं की गई, इसमें 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है दोस्तों। उसके बाद 3, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो दोस्तों ये हमारी 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13, ये हमारी 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हो गई। अब हमें बताना है दोस्तों इनका औसत बताना है। तो औसत क्या होगा दोस्तों, औसत हो जाएगा इन सभी पदों का योगफल बटे में इन सभी पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, कितने पद हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को जोड़ के 6 से डिवाइड कर देंगे। चलो देखते हैं इनका योगफल क्या आता है दोस्तों। तो योगफल बनेगा, देखते हैं इनका क्या बनेगा। देखो दोस्तों 13 और 7 20, 13 7 20 दोस्तों, 20 और 10 30, 30 और 11 दोस्तों कितने हो गए, 41। ठीक है दोस्तों, कितने बने, 41। 13 7 20 हो गए दोस्तों, 20 और 10 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ से देखो 10 इनका बनता है, ये 10 हो गए आपके, 5 3 8 2 10। तो ये हो गया कितना आपका 30 हो गया दोस्तों, 30 और 11 कितने होते हैं दोस्तों, 41। तो इनका योगफल कितना आ गया, योगफल आ गया इनका, इन सभी का योगफल दोस्तों कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41।
अब हमें बनाना है दोस्तों औसत। तो औसत क्या बनेगा दोस्तों इनका, तो औसत बनेगा, औसत हो जाएगा योगफल बटे पदों की संख्या। तो पद यहाँ पे दोस्तों कितने हैं, तो देखिए पद कितने बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पद यहाँ पे कितने बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए दोस्तों। तो 6 से डिवाइड कर देंगे आपसे, तो 6 छंग 36 दोस्तों, कितना बचेगा 5, तो 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा दोस्तों, 6 तिया 18। जब आप 41 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको दोस्तों ये समथिंग मिलेगा आपका, ये आंसर आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपके लगाता हूँ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 25 560, 35 751, 48 168, 49 608 में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। होने वाली नहीं बतानी दोस्तों, नहीं होने वाली हमें यहाँ पे चेक करनी है। जो संख्या आपकी 24 से डिवाइड नहीं होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो फिर से वही डिविजिबिलिटी का रूल आ गया दोस्तों इसमें। तो मैं आपको बता रहा था जो, उसको ध्यान में देखते हुए चलते हैं। देखो जो नंबर दोस्तों 24 से डिवाइड होगा वो 8 से भी डिवाइड होगा और दोस्तों 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे 8 की और 3 की डिविजिबिलिटी लगानी आती है, इसका हमें पता है, इसका रूल होता है दोस्तों। तो नंबर को उसी में तोड़ेंगे दोस्तों जिस नंबर की डिविजिबिलिटी बनती हो। तो मैंने यहाँ पे 24 के 2 फैक्टर ऐसे ही लिए हैं जिनकी डिविजिबिलिटी बनती होगी। ठीक है दोस्तों, तो 8 की और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो चलिए उसी को लगा लेते हैं। देखो दोस्तों जो नंबर हमारा 8 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, तो यहाँ पे आप 4 का भी देख सकते हो वैसे देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, देखो 4 से ये कट सकता है, पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 4 से भी कट जाएगा पॉसिबिलिटी, 4 से भी कटेगा। तो 4 से ये नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो बस हमें इतना ही चेक करना है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ही नंबर ऐसा है दोस्तों जो 4 से नहीं कटेगा। कौन सा नहीं कटेगा दोस्तों, 51 4 से पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसा होगा जो 24 से भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, जब ये 4 से ही नहीं कटा तो ये 24 से कैसे कट सकता है दोस्तों। ठीक है, जो नंबर 4 से नहीं कट पाया वो नंबर 24 से कैसे कटेगा। तो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का भी मतलब नहीं रह गया, आगे हमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन उठा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं 24 से डिवाइड करके, लेकिन उसमें क्या होगा, समय की बर्बादी होगी और एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, यदि हमें पहले ही ऑप्शन हमारा ऐसा मिल गया जिससे हमारा आंसर बन गया तो आगे जाने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ठीक है दोस्तों, वैसे हम क्या कर सकते हैं, 24 से एक एक नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो पहले नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी या 4 की डिविजिबिलिटी से इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। इसको डिवाइड कर करके देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, चलें आगे तो चलते हैं। चलिए ये नंबर दिया है दोस्तों, ये किस संख्या से विभाज्य है। दिए गए नंबर निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है, हमें ये बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नंबर हमारा कि इसको काटेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ये नंबर किससे कट पाएगा। तो पहली बात दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में 12 से अगर बात करें, पहले ऑप्शन की बात करें तो 12 से दोस्तों वही नंबर कटेगा जो किससे कटेगा दोस्तों, 4 से भी कटेगा और 3 से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 29 18 245, 29 18 245, 29 18 245, ये जो नंबर है आपका दोस्तों, ये नंबर आपका 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे के जो 2 अंक है दोस्तों, पीछे के जो 2 अंक है आपके, ये आपके 4 से नहीं कट पा रहे, ये 4 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं 9 की तरफ। 9 से दोस्तों वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योगफल 9 से कट जाता है। तो यहाँ इसके अंकों का योगफल क्या बनेगा दोस्तों, तो देखते हैं 4 5 9, 9 तो कट जाएगा 9 से,
यहाँ पे कितना बना 4 5 9, ये नंबर हमारे यहाँ पे है 4 5 9, तो 9 बना, 8 2 10 और 1 11, 11 9 20 और 2 22 दोस्तों। ठीक है, 22 9 कितने हो गए 31 हो गए दोस्तों। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इन सब का योगफल 31 आ गया, क्या 31 9 से कट पाता है? तो बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों, इसका ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अगर 9 से नहीं कटा दोस्तों तो 3 से कैसे कटेगा? तो 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। जब ये 9 से नहीं कटा दोस्तों तो 3 से कैसे कटेगा? क्योंकि 3 क्या होता है दोस्तों, 9 का ही एक फैक्टर होता है। अगर 9 से नहीं कटा तो 3 से कैसे कटेगा? ठीक है, देखिए ये 3 से नहीं कट पाएगा। 4 5 9 कट जाएगा 3 से, 8 1 9 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा 3 से, 2 2 4 दोस्तों। तो 4 हमारा 3 से नहीं कट पाएगा, तो 3 से भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर 3 ऑप्शन हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए तो कम से कम एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा दोस्तों जिससे नंबर पूरा कटेगा। तो 11 एक ऐसा नंबर है दोस्तों जिससे नंबर पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको भाग करके चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, समय बचाने की बात है। तो 11 से हमें ये पूरा पूरा कटता मिलेगा, तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। 3 ऑप्शन ऐसे मिले जिससे ये नंबर नहीं कटा, तो एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे ये कट जाएगा, और वो नंबर बचा हमारा कौन सा दोस्तों 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दो सौ पैंसठ की पावर दोस्तों 40 81 प्लस 9 को 266 से डिवाइड करे तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको रिमाइंडर ज्ञात करना आना चाहिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों। चलिए, तो बच्चों इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो क्या लगता है, यदि हम दोस्तों a की पावर n को किससे डिवाइड करें दोस्तों, a प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों। ठीक है, रिमाइंडर दोस्तों क्या बचेगा, यदि n हमारा क्या है इवन नंबर है कोई, यदि पावर है हमारी, ये जो n पावर है हमारी, यदि ये सम है दोस्तों, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। कब दोस्तों? जब पावर आपकी क्या हो, सम हो। और यदि n का मान क्या हो दोस्तों, अगर आपका n का मान एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, विषम, तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, a ही बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका बेस के बराबर बचेगा। देखिए यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा a, यदि मैं a प्लस 1 से इसको डिवाइड करूँ दोस्तों, तो मेरी जो पावर है वो सम होने पर दोस्तों रिमाइंडर 1 बचेगा, और विषम होने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, a ही बचेगा दोस्तों, यानी बेस ही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों नंबर क्या दिया है, नंबर दिया यहाँ पे क्या, नंबर दिया है 265 की पावर 4081। ठीक है दोस्तों, 8 1 और प्लस में क्या है 9 है, और इसको डिवाइड किससे करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है 266 से, तो एक ज़्यादा से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको एक ज़्यादा से डिवाइड करूँगा दोस्तों, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसको हम इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। तो यदि मैं 265 को 266 से डिवाइड करूँ दोस्तों, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, क्योंकि पावर हमारी यहाँ पे क्या है, पावर हमारी विषम है, और मैंने आपको भी बताया दोस्तों पावर विषम होने पर हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, बेस के बराबर बचता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका रिमाइंडर बनेगा 265, और इसमें प्लस कितना करेंगे दोस्तों, 265 में 9 प्लस करेंगे तो फिर से हमारे 266 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ये फिर से डिवाइड इसमें करना पड़ेगा आपको 266 से। तो 265 में 9 जोड़ें दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 265 में 9 जोड़ेंगे 274 हो जाएगा ये आपका 274, और 274 को दोस्तों 266 से डिवाइड करोगे आप तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 8। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा हमें कितना 8। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। यदि आपकी पावर विषम हो तो रिमाइंडर आपका बेस के बराबर बचेगा, यदि पावर आपकी सम हो तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 बचेगा। यहाँ हमारी पावर विषम है तो इसका आंसर कितना बनेगा दोस्तों, इसको सोल्व करने के बाद में रिमाइंडर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए
तीन संख्याओं का अनुपात दिया है इसमें आपको 3, 4, 5 है। एलसीएम दिया है इनका 1800, तो दूसरी संख्या याद करनी है। तो दोस्तों यदि रेशो में आपका एलसीएम भी दिया जाए, रेशो में संख्या दी है उसके साथ एलसीएम दिया जाए, तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है। बस थोड़ा ध्यान से देखिए आप इसे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। रेशो क्या दिया है 3:4:5, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो दोस्तों क्या दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 1800। तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों, इनको यहाँ से रेशो से अलग करके इनको क्या मान लेंगे, साथ में x मान लेंगे। तो रेशो से इसको हटा लेते हैं, तो पहली संख्या 3x, दूसरी 4x और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 5x। ये x क्या है दोस्तों, ये x होता है इनका HCF। ये तभी रेशो से हटेंगी जब इनमें इनकी HCF से मल्टीप्लाई हो पाएगी, यानी कि HCF से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। तो पहली संख्या 3x आ गई, दूसरी 4x आ गई, तीसरी 5x आ गई। ये हमारी संख्या है दोस्तों। तो हम इनका एलसीएम बनाएंगे क्योंकि हमें एलसीएम दिया गया है दोस्तों। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आएगा दोस्तों। और x हमारा x ही रहेगा, तो 3x, 4x, 5x का एलसीएम कितना बनेगा 60x। और ये किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम दिया है 1800, तो 0 से 0 कट जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से ये कटेगा 30 बार, तो x की वैल्यू आ जाती है 30। तो यहाँ पे हमारा जो HCF आ गया एक तरह से कितना आ गया, 30 आ गया। ये x हमारा क्या होता है दोस्तों, ये HCF ही होता है। अब हमें बताना है दोस्तों संख्या, तो हम संख्या आसानी से बता सकते हैं। इसने पूछा है दोस्तों दूसरी संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए दोस्तों दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो दूसरी संख्या हमारी 4x है, तो 4x बराबर किसके हो जाएगा, 4 गुना 30 के दोस्तों, 30 चौका 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों 120 हमारा सही हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह लगाना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, तो देखिए ध्यान से इसको। p इजकल टू दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 8। q इजकल टू दे रखा है दोस्तों 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर k। यदि p और q का HCF 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो, तो आपको k का मान इसमें बताना है, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, पावर में आपको एलसीएम HCF निकालना पड़े, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ दोस्तों। जैसे हमारा a की पावर दोस्तों 5 है, ठीक है दोस्तों। b की पावर कितना है दोस्तों 6 है। और एक सेट हमारा ये मैंने x मान लिया दोस्तों, मल्टीप्लाई में इसको ले लेते हैं। दूसरी पे मैंने मान लिया y। जैसे y हमारा किसके बराबर है दोस्तों, a की पावर 4 इंटू में b की पावर 3। यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों इसका HCF क्या होगा, तो HCF हम क्या करते हैं दोस्तों, पावर वाले नंबर पे हम क्या करते हैं HCF पे, जो दोनों में कॉमन पावर, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है दोस्तों, उसकी हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी जो पावर होती है वो लेते हैं। तो a की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे a की पावर 4 है दोस्तों। दोनों में a कॉमन है, बेस बराबर है दोस्तों। अगर दोनों में बेस बराबर है हमारा दोनों सेट में, तो जो छोटी पावर होगी दोस्तों वो हमारा HCF बनता है। तो a की पावर 4 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे a की पावर 5, a की पावर 4 में HCF क्या बनेगा, a की पावर 4, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब b की पावर 6 है, यहाँ पे b की पावर 3 है दोस्तों। तो यहाँ पे छोटी पावर कौन सी है दोस्तों, 3। तो यहाँ पे छोटी पावर लेते हैं दोस्तों आप। HCF में आपको हमेशा जो आपका कॉमन नंबर रहेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर रहेगा आपका, जो सबसे छोटी पावर है आपको वो लेनी है, ठीक है, कॉमन नंबर पे। चलिए तो a की पावर 5, a की पावर 4, यहाँ पे हमारा HCF कितना बनेगा, a की पावर 4, b की पावर 6 और b की पावर 3। तो यहाँ पे HCF कितना बनेगा दोस्तों इन दोनों का, तो b की पावर 3, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें एलसीएम की, यदि आपको पावर्स वाले नंबर का एलसीएम निकालना है तो ठीक इसका उल्टा करना होता है दोस्तों। हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो हमारा कॉमन नंबर है उसकी लार्जेस्ट पावर देखनी है, बड़ी से बड़ी पावर देखनी है। यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ पे a की पावर 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम आपको बड़ी पावर, a की पावर 5, b की पावर 6 है और b की पावर यहाँ पे कितनी है दोस्तों 3। तो आपको एलसीएम में क्या लेना है, बड़ी पावर लेनी है दोस्तों। तो b की पावर आपको 6 लेनी है। ये बनेगा इस दोनों सेट का एलसीएम और ये बनेगा इन दोनों का HCF। चलिए
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हमारे पास यहाँ पे दोस्तों सेट दिया है जो पावर्स में है, 2 यहाँ पे सेट दिए, तो P दूसरा Q, इनका ऐसे बोला गया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है दोस्तों क्या, K की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए K की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। K की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कर लेते हैं K की वैल्यू क्या बनेगी। तो दोस्तों P हमारा किसके इक्वल है, तो P हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 के इक्वल है, और Q हमारा किसके बराबर दोस्तों, P हमारा 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 8 के बराबर है, ये 3 है दोस्तों, और Q हमारा किसके बराबर है दोस्तों, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर K, ये हमारा है दोस्तों। दिया है इन दोनों का HCF दिया है, इन दोनों का HCF क्या दिया है, तो इन दोनों का जो HCF हमें दिया है वो क्या दिया है, तो HCF हमें दिया है कितना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये दिया है इनका HCF। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, इन दोनों में छोटी घात कौन सी, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बिल्कुल राइट है, सही है। यहाँ पे 3 की पावर 8 है दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर क्या होनी चाहिए ताकि हमारा HCF क्या बन जाए, 3 की पावर 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो 3 का जो पावर है कितना है, 3 है दोस्तों, कितना है, 3। इसका मतलब यहाँ पे K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF आपका तभी यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 तभी बन सकता है जब K की वैल्यू क्या हो, कम से कम कितनी हो दोस्तों, 3 हो। तो K का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया गया दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। SSC GD का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान से, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त होता है कुछ इस तरह से, इसमें ये रेडियस होती है दोस्तों, इसको R से प्रेजेंट करते हैं, और बिंदु, अगर मैं किसी परिधि पर किसी बिंदु 1 से लेकर दूसरे बिंदु पर जाऊँ मैं यहाँ पे, और सेंटर से होके जाऊँ दोस्तों, तो ये बन जाता है व्यास, ठीक है। इसमें व्यास का बात कर रहा है दोस्तों, व्यास को 15% बढ़ाया, तो दोस्तों होता क्या है, जो भी परसेंटेज में व्यास के साथ होता है यानी डायमीटर के साथ होता है, वही इसकी त्रिज्या के साथ यानी रेडियस के साथ होता है। अगर इसका व्यास 15% बढ़ा दिया तो इसकी त्रिज्या भी कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, 15% बढ़ जाएगी। सीधी सी बात यह है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया का फार्मूला होता है। पाई इसमें कांस्टेंट रहता है दोस्तों। अगर बात परसेंटेज की है दोस्तों, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। पाई हमारा यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, और 15% बढ़ने के बाद जो उसका क्षेत्रफल बनेगा वहाँ भी क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा, यानी उसका मान 22/7 ही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। हमारी जो त्रिज्या है दोस्तों उसको 15% बढ़ा दिया, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो 15/100, ठीक है दोस्तों, 5 × 15 और 5 से काटे यहाँ से 20, तो 3/20। हम ये मान सकते हैं दोस्तों, हमारी त्रिज्या पहले 20 थी दोस्तों, और इस पर 3 की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 से कितनी दोस्तों, 23, ठीक है दोस्तों, 3 बढ़ने के बाद। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया है जब परसेंटेज में आपसे पूछा जाए एरिया के बारे में, तो आपको पाई का कोई रोल नहीं रखना, पाई को इग्नोर कीजिए। बस हमें किस पे काम करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है केवल त्रिज्या पर। त्रिज्या हमारी एरिया में क्या चलती है दोस्तों, स्क्वायर में चलती है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है केवल त्रिज्याओं का, ठीक है। पहली त्रिज्या हमारी 20 है, और नई त्रिज्या कितनी है दोस्तों, तो नई त्रिज्या हमारी कितनी है, 23। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इनका जो एरिया बनेगा, ये तो हो गया हमारी रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशो। तो हमारा जो एरिया बनेगा दोस्तों A1 और A2 का रेशो यहाँ से क्या बनेगा उसको बना लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, पहले यहाँ पे 400 रहा होगा, अब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों एरिया में,
यानी r का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा 529। आप मुझे बताइए दोस्तों, पहले वृत्त का क्षेत्रफल 400 था, अब 529 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों? तो आप बोलोगे 129 की। यदि 129 की वृद्धि हो गई हमारे क्षेत्रफल में, किस पर दोस्तों? 400 पर, तो परसेंटेज में कितनी वृद्धि होगी, बस हमें ये ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कट जाती है, 400 से 529 हो गया, तो 129 बढ़ गया, तो आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। तो आपका बनेगा 32.25% दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन लगाना है दोस्तों। जब भी दोस्तों एरिया की बात करें परसेंटेज में कमी या वृद्धि की, तो आपको जो पाई का मान है इसको कांस्टेंट रखना है, इसको हटा देना है, इसका कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, जिस राशि को बढ़ाया जा रहा है वो हमारी जो फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों एरिया का, या जो भी आपसे पूछेगा वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया पूछेगा तो एरिया के फॉर्मूले में उस राशि का जो मान है वो किस प्रकार रखा गया है, वो किस फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। तो इस फॉर्मूले में दोस्तों हमारी जो त्रिज्या है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा दोस्तों वो स्क्वायर की फॉर्म में ही बनेगा। पहले हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं 20, और उसके नई रेडियस कितने आगे बढ़ने के बाद 20 हमारी पहली रेडियस हो गई दोस्तों, और बढ़ने के बाद 15% वृद्धि करने के बाद ये 23 हो गई। हमने इसको रेशो मान लिया, तो इससे हमारा क्षेत्रफल बनेगा 20 का स्क्वायर 400, 23 का बनेगा 529, और कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों? तो 400 से 529 हमारा एरिया हो गया, 129 बढ़ गया 400 पर, और 129 400 का कितना परसेंट होता है? तो आप बताओगे 32.25% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? मतलब 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, आप इसको ये मान सकते हो। तो इसकी चाल, एवरेज स्पीड इसकी दोस्तों, इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों इसके दो तरीके हो सकते हैं भैया, मेरे भाइयों, इसके दो तरीके क्या होंगे। या तो आप क्या करें, इन मिनट को क्या करें दोस्तों, घंटे बदल लीजिए, ठीक है। ये 660 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है? ये 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की दूरी ये कितने समय में तय कर रहा है, सॉरी 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हमें बताना है। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल बतानी है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इसका सबसे सरल तरीका क्या रहेगा, ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो और आपका आंसर सटक से आ जाए, ठीक है दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? उसकी चाल। तो यदि हम ये पता कर लें कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला, तो वही इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो जाएगी, ठीक है। देखिए 660 मिनट में कितना जाता है? 225.5। अब दिमाग में एक बात आती है दोस्तों, क्या हम इसे 60 बना सकते हैं, ताकि हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाए, ठीक है, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एक्यूरेसी हमारी 100% बनी रहे। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, ताकि समय की बचत हो सके, ठीक है। तो मैं इसको 11 से डिवाइड कर देता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ 11 से डिवाइड करके क्या बन जाता है दोस्तों, 60 मिनट बन जाते हैं। और 60 मिनट का मतलब आप जानते हो दोस्तों 1 घंटा होता है। तो 11 से मैंने इसको डिवाइड किया और 11 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो 11 दूनी 22, बचा कितना दोस्तों 5। 5 में तो हमारा नहीं चलेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 उतारेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 11 पंजे 55। तो ये भाग करने का तरीका होता है। यदि नंबर उतारने के बाद हमारा नंबर छोटा बढ़ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, अगला नंबर उतारने से पहले क्या करेंगे आप, भागफल में 0 लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 60 मिनट में वो कितना चलेगा, 20.5 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा ही तो होता है। तो 1 घंटे में कितना चलता है दोस्तों, तो 20.5 किलोमीटर वो चल रहा है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बीट हो जाती है दोस्तों। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये भी आपका चाल दूरी समय का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए क्या है। इससे जो पहला क्वेश्चन था वो भी चाल दूरी समय का था दोस्तों, उसमें आपसे पूछा था किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, और आपसे इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी होनी चाहिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई आदमी 4 घंटे में अपनी दूरी तय कर लेता है, उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए दोस्तों उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अगर दूरी समान है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दूरी फिक्स है आपकी, जो दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है वही दूरी से कितने घंटे में तय करनी है, 1.5 घंटे में। अगर वो दूरी से कम समय तय करनी है दोस्तों तो उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी, तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके 2 मेथड होंगे दोस्तों। पहला मेथड क्या होगा, बेसिक कैलकुलेशन वाला। देखिए दोस्तों, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चल रहा है, 4 घंटे में चल रहा है दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी दूरी को 4 घंटे में तय कर रहा है। तो आप मुझे बताइए ये कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 60 है दोस्तों, समय कितना है 4 घंटे, तो इसने कितनी दूरी तय करी होगी, 240 किलोमीटर। तो इसने 4 घंटे में ये दूरी तय की होगी दोस्तों। अब ये दूरी हमें कितने घंटे में तय करनी है दोस्तों, 1.5 घंटे में। तो हमारी चाल क्या होगी, चाल हमें याद करनी है। तो चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें मिल चुकी है दोस्तों 240, और टाइम यहाँ पे दिया है दोस्तों कितना, 1.5 घंटा। तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। पॉइंट हटा के आप क्या करोगे, 0 ऊपर बढ़ा सकते हो। यदि पॉइंट नीचे होता है तो 0 ऊपर बढ़ती है, यदि पॉइंट ऊपर होता है तो 0 नीचे उतरती है। चलिए 15 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 15 एकन 15 दोस्तों, कितना बचेगा, 15 एकन 15, तो कितना बचा दोस्तों, तो बताइए आप मुझे। 24 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 के सामने जब 0 उतरेगा दोस्तों तो 15 छिक्का 90, यानी इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2400 को जब 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका दूसरा मेथड क्या होगा दोस्तों, रेशो मेथड। देखिए इसका रेशो मेथड क्या कहता है, यदि अलग अलग चालों के लिए दूरी बराबर है दोस्तों, तो जो उनकी चालों का अनुपात बनेगा उनके समय का अनुपात उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों में क्या दिया है, समय दिए हैं दोस्तों। बराबर दूरी को तय करने का अलग अलग समय दिया है। तो टाइम का रेशो यहाँ पे क्या है उसको देखिए एक बार। टाइम का रेशो दिया है यहाँ पे कितना दोस्तों, पहले 4 घंटे थे, अब कितने घंटे हैं, 1.5 घंटे। ठीक है, तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा दोस्तों, इनकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा यहाँ पे बताइए आप मुझे। इनकी स्पीड का रेशो बनेगा 1.5 रेशो कितना, 4। समझ में आ गया दोस्तों। आप इसका पॉइंट हटा के यहाँ से दोस्तों इधर 0 बढ़ा सकते हो, 15 रेशो 40 भी इसको कर सकते हो, कोई असर नहीं पड़ेगा, रेशो हमारा फिक्स रहेगा उतना ही। तो 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15 दोस्तों, और 5 अट्ठे 40, तो नया रेशो ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब हमें दोस्तों क्या दिया है, हमें पहली चाल कितनी दे रखी है दोस्तों, 60, और यहाँ रेशो में कितनी चाल है हमारी, कितनी दोस्तों, 3। तो 3 किसके बराबर है दोस्तों, 60 के बराबर। तो कितने गुना हो गया, इसका 20 गुना हो गया। नई चाल हमारी कितनी दोस्तों, ये हमारी 8 है। तो 8 किसके बराबर होगी, तो 8 में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 से गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160। तो एक तरीका दोस्तों इसका ये था, एक तरीका इसका ये है। जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हो। रेशो मेथड एंड बेसिक मेथड आपका ये रहा, दूरी बना के कर सकते हो। अदरवाइज टाइम के रेशो लेकर उसका उल्टा क्या बना सकते हो, स्पीड का रेशो बना के भी इसको कर सकते हो आप। तो ये था इसका आंसर, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों क्या है, कार्य समय का ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। बोला गया है एक पुरुष एक काम को 12 दिन में कर लेता है, एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेती है। 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे दोस्तों, और पहले पुरुष शुरुआत करे तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है,
ये अल्टरनेटिव डेज का क्वेश्चन है दोस्तों। जब अल्टरनेटिव डेज पे काम किया जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन एकांतर पे काम किया जाता है, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें पहले हम इनका काम बना लेते हैं। वही बेसिक कंसेप्ट लगेगा हमारा। पहले काम बनाते हैं, एलसीएम लेंगे, काम बनाएंगे, क्षमता निकाल लेंगे। चलिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पुरुष को मान लेते हैं M और महिलाओं को ले लेते हैं W। ठीक है दोस्तों, एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष दोस्तों कितने दिन में काम करता है, तो 12 दिन में। एक महिला उसी काम को कितने दिन में कर रही है दोस्तों, एक महिला उसी काम को 10 दिन में कर रही है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे इनका एलसीएम बनेगा 60। तो ये 60 दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। ये 60 हो गया काम। अब हमें इस काम की सहायता से दोस्तों क्या बनानी है, क्षमता बनानी है। तो 12 पंजे 60, एक आदमी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। और एक कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, एक आदमी की क्षमता कितनी होगी, 5, और एक महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी। एक महिला 10 दिन में 60 काम करती है, तो एक काम कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगी, 10 छंग 60, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा एक महिला उस काम को 10 दिन में कर रही है, तो 2 पुरुष 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 और 10 का मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे काम आ गया दोस्तों। ठीक है, एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, एक पुरुष एक दिन में 5 काम करेगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, 2 पुरुष रखने हैं और 3 महिला यहाँ पे रखनी है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 2 पुरुष कितना काम करेंगे यहाँ पे, तो 2 पुरुष यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, एक पुरुष 5 काम करता है, तो 2 पुरुष कितना करेंगे, 10 काम करेंगे दोस्तों एक दिन में। एक महिला 6 काम करती है, तो 3 महिला में रखनी है दोस्तों। काम किससे कराना है, पहले आप ये जान लीजिए। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया है 2 पुरुष और 3 महिलाओं से हमें काम कराना है, अल्टरनेटिव डेज पर काम कराना है। तो यहाँ पे हमारा 10 था दोस्तों, 10, ये हमारा 10 था यहाँ पे, और ये क्षमता कितनी है, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये बोल रहे हैं दोस्तों 2 आदमी और 3 महिलाएं। ठीक है दोस्तों, 3 महिलाएं एक दिन ये करेंगे दोस्तों, और एक दिन ये महिलाएं करेंगी 3। तो अल्टरनेटिव डेज पे काम करेंगे, तो ये इस तरह से इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए बात क्या है दोस्तों, अगर एक आदमी की क्षमता 5 है, तो 2 आदमी कितना करेंगे, 10 काम करेंगे। एक महिला 6 करती है, तो 3 महिला कितनी करेंगी, तो 3 महिला करेंगी 18 काम। ठीक है दोस्तों, एक दिन में। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 2 आदमी 10 करेंगे और 3 महिला कितना करेंगी, 18 करेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, क्योंकि ये काम कर रहे हैं अल्टरनेटिव डेज पर। एक दिन करेंगे दोस्तों 2 आदमी और अगले दिन करेंगे 3 महिला, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बताइए 2 दिन में कितना काम होगा। तो 2 दिन में हो जाएगा इनका कितना काम, 18 10 28, तो 2 दिन में ही 28 काम कर पाएंगे। अब काम कितना है, काम है 60 यहाँ पे, तो 2 दिन में 28, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, तो 4 दिन में हो जाएगा यहाँ पे 56 काम। अब भी काम कितना बाकी है, 4 काम बाकी है दोस्तों। और नंबर किसका आएगा दोस्तों, इनका राउंड पूरा हो चुका है, तो नंबर आएगा 2 पुरुषों का। और 2 पुरुष दोस्तों कितना करते हैं, एक दिन में 10 काम करते हैं, और काम कितना बचा है, 4। यहाँ पे देखो दोस्तों 56 काम हो गया हमारा, और 56 से कितना बच गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, तो 4 काम बचेगा। अब ये 4 काम कौन करेंगे, तो 4 काम करेंगे 2 आदमी, और कितना काम करते हैं दोस्तों, ये करते हैं 10 काम। ठीक है, तो काम हमारा 4 है, और क्षमता कितनी है दोस्तों, 10, तो 4/10। तो ये समय और लगेगा दोस्तों, तो 4 + 4/10 ये समय लगेगा। 2 से काट लो आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो पूरा समय कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा समय हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 सही 2/5। तो 4 सही 2/5 को लिखा जा सकता है 5 चौक 20 और 2 22, तो 22/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, 2 दिन में 28 काम हुआ दोस्तों, 4 दिन में 56 हो जाएगा। तो 4 काम बचेगा दोस्तों। 4 काम कौन करेंगे, 2 आदमी, जिनकी क्षमता एक दिन में कितना काम करने की, 10 काम करने की।
तो 4 काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 4 काम हो जाएगा, काम हो गया 4, क्षमता हो गई 10। तो समय क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो 1 दिन से पहले कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 आदमी 10 काम करते हैं और काम कितना बाकी है? मात्र 4। तो 1 दिन से पहले कर लेंगे तो समय कितना आ जाएगा इनका? 2/5 दिन। 4 दिन पहले लग चुके दोस्तों, 2/5 दिन इन 2 आदमी को 4 काम करने में लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना बनेगा? 5 चौक 20 और 2 22, या कह सकते हो 4 से ही 2/5। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पूरा फ्रैक्शन में आपको दिया है, मिस फ्रैक्शन में नहीं दिया, तो 22 से ही 22/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप दोस्तों 64 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आप आयत और वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें। देखिए दोस्तों, आयत क्या होता है? इसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों? अगर इसकी चारों साइड ए है तो इसका परिमाप क्या बनेगा? इसका परिमाप होता है 4a। इसका एरिया क्या होता है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है a²। वही मैं बात करूं दोस्तों आयत की, तो आयत की लंबाई ज़्यादा होती है दोस्तों, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, इसका जो पैरामीटर होता है परिमाप, इसका परिमाप क्या बनेगा? तो इसका परिमाप बनता है आपका 2 इंटू में l+b। ठीक है दोस्तों, ये इसका परिमाप होता है। और परिमाप हमसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, तो हमें इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इसकी लंबाई तो दी गई है, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो चौड़ाई कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? इस वर्ग की हेल्प से हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसकी चौड़ाई हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें हमारे आयत की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? हमें पहले इस वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी, उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर निकाल लेंगे जो कि दिया है 16। उसके बाद क्षेत्रफल की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको दिया है परिमाप, दिया है दोस्तों किसका? आपको परिमाप दिया है वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का 4 गुना। तो परिमाप हो गया हमारा 4a, किसके बराबर? 64 के बराबर। तो 4 से काटेंगे, आपकी भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों? 16 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है। तो एरिया क्या बनेगा दोस्तों? इसका एरिया बनेगा, इसका इस वर्ग का एरिया बनेगा भुजा का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 256। जो आयत का क्षेत्रफल है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बोला गया है इससे 16 कम है। यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल 256 है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल इससे 16 कम होगा तो कितना हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल? तो 16 माइनस कर दीजिए दोस्तों इसमें से। 256 में से आप कितना माइनस करेंगे? 16। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में चल रहा है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे आप इसे। ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। तो ये बनेगा आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल दोस्तों किसके बराबर होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर। यहाँ पे लंबाई दी गई है 20, तो आप चौड़ाई निकाल लोगे यहाँ से, जो कि 240 के बराबर होगा आपका क्षेत्रफल, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 से आप इसे काटोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 20 ये कट जाएगा आपका, 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा आपका? 20 से 20, 20 दूनी 40। तो b का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से कि चौड़ाई आ गई 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका परिमाप, तो परिमाप क्या बन जाएगा? परिमाप बनेगा 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू में लंबाई हमारी 20 है, चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों? तो चौड़ाई आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो 20 और 12 32, और 32 का दुगुना करोगे दोस्तों आप तो आपको बन जाएगा ये 64 सेंटीमीटर।
जो कि सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि ब्याज पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया है और आपसे क्या पूछा है, धनराशि इसमें पूछी है। तो यहाँ जो दिया है दोस्तों, धनराशि आपकी 9% वार्षिक दर पर दी गई है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है। तो आपको बताना है वह धनराशि क्या है। मूलधन आपसे पूछा है, ब्याज की दर 9% वार्षिक है और ब्याज दिया है 3762। इसमें आपसे पूछा है धनराशि कितनी है, यानी मूलधन आपसे पूछा है दोस्तों। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, जब भी आपको 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाए या दिया जाए आपको, तो 2 वर्ष का ब्याज बनाना आसान होता है। बस आपको दर का पता होना चाहिए। दर यहाँ पे दे रखी है, वार्षिक दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट मूलधन बताना है तो पहले हम क्या पता कर लेते हैं, यहाँ पे ब्याज पता कर लेते हैं, परसेंटेज में कितना ब्याज है, क्योंकि ब्याज यहाँ दे रखा है रुपये में, 3762 रुपये यहाँ ब्याज दे रखा है। हमें बताना है पहले किसमें, हमें बताना है हमारा परसेंटेज में कितना ब्याज बनेगा। तो 2 साल का परसेंटेज में ब्याज बनाना बड़ा आसान होता है दोस्तों। ये जो आपकी दर दे रखी है दोस्तों, पहले इसका दुगना करेंगे आप, तो इसका दुगना कितना होता है, तो यहाँ से परसेंटेज में CI आ जाएगा दोस्तों 2 साल का, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का CI कितना होगा यहाँ पे परसेंटेज में, 9 का डबल 18 और 9 का स्क्वायर कर देंगे आप। पहले आप दुगना करेंगे दोस्तों, एक बार दुगना कर लेंगे, जो आपकी दर दे रखी है इसका दुगना करेंगे, जो भी आपकी दर है दोस्तों उसका दुगना कर दिया मैंने। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट लगा के आप इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो इतने % आपका ब्याज हो जाएगा 2 साल का। यदि आपको मैं समझा देता हूँ, यदि आपकी ब्याज की दर 5% हो दोस्तों, तो इस पर 2 वर्ष का आप 2 वर्ष का CI कैसे बना सकते हैं परसेंटेज में। 5% दर है दोस्तों, इसका दुगना कितना करेंगे 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज में 2 साल का ब्याज आसानी से बना सकते हो। कब, जब आपको ब्याज दिया हो, ठीक है, और आपसे क्या पूछा मूलधन। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी छोटा हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है ये। तो चलिए हमें बताना है दोस्तों, मूलधन बताना है, नहीं P बताना है। और P क्या होता है, P होता है 100%। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो मूलधन हमारा क्या बनेगा, मूलधन बन जाएगा P हमारा, P बराबर होगा, ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों 3762, जो कि किसके बराबर है, परसेंटेज में 18.81 के बराबर दोस्तों। हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों 100% की, यानी 100 से इसमें ऊपर गुना करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए पॉइंट से मैं दोस्तों क्या करता हूँ, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, 0 ऊपर बढ़ जाएंगे आपकी, ये आ गई आपकी 0। तो अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। ये नंबर हमारा 9 से कट जाता है, चेक कर लेते हैं ऊपर कटता है नहीं कटता। 7 3 10, 10 और 6 कितने हो गए दोस्तों 16 और 2 18, कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दोस्तों, क्या बचेगा 8 बचेगा, 9 9 81, 209 बार दोस्तों ये कट जाएगा। 9 चौक 36 और 9 1 9 और 9 8 72 दोस्तों। और 209 दूनी होता है 418, ये 2 बार कट गया दोस्तों। तो 2 गुना 10,000 कितना हो गया, तो 20,000 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया दोस्तों, मूलधन हमारा आ गया, ये मूलधन हमारा कितना आ गया, इसका मूलधन आ गया हमारा 20,000। वो धनराशि कितनी होगी 20,000। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन लगाना था। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आपके, जो मैं आपके लिए लेकर दोस्तों आया था। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। आपको हर क्लास में दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हम आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखा जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।